Yes, ma'am. Okay, so today, for today's webinars, our speaker is Tiwari, sorry, Jagriti Tiwari ma'am, and Jagriti Tiwari. yes, ma'am, and she's a chemistry postgraduate, and she took the job because she wanted to be a life coach, and like her thought is that while educating someone, they don't teach them the process of living. They just influence or they just educate people according to books. So she wanted to crack the process algorithm of process of life. So, and she want to share her thoughts to us. She also have a YouTube channel, Carva Self Improvement and Personality Development. So, ma'am, the platform is all yours. Thank you. Dhruvi, may I start? Yes, ma'am. Okay. Actually, Dhruvi, thanks for Adore and thanks all my viewers. जिन्होंने एडोर ने मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के फॉर्म में मुझे चुना और इस टॉपिक के लिए चुना, तो एडोर को एक बार फिर से मैं थैंक्स दे रही हूँ, और स्पेशली ध्रुवी को जिसने इतने दिनों तक मेरा साथ दिया और हर बार मुझे गाइड किया, तो थैंक्स ध्रुवी। और आज के टॉपिक है कि आज की इकोनॉमी में हम किस तरह से इस न्यू इकोनॉमी को हम हाउ टू बी विनर इन न्यू इकोनॉमी, इस न्यू इकोनॉमी में विनर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए मैं 6 पॉइंट पे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो मैं इकोनॉमी एरा के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे हमने ग्रोथ किया इनिशियली। सेकंड, साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। थर्ड, हाउ टू विनर इन न्यू इकोनॉमी, जो हमारा टॉपिक है, और उसमें दो कॉम्बो यानी कि दो कोर एबिलिटी कौन सी होनी चाहिए हर इंसान में जो वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है इस एरा में। इनका न्यूरो साइंस से क्या रिलेशन है, हमारे जो स्किल है। और थर्ड लास्ट में 6% लोग ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं जिसके कारण उनकी स्टेबिलिटी हमेशा हाई रहती है और सक्सेस स्टेबिलिटी हाई रहती है। इकोनॉमिकली भी वो ग्रो करते हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनल लेवल पे भी ग्रो करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। राइट, आर यू रेडी? ओके, तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एरा। आपको मालूम है सबसे पहले राजा महाराजा, तो उतना ज्यादा डिटेल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 1973 से 2000 तक जो एरा चला था, 1973 से 2000, ये इंडस्ट्रियल एरा कहलाता था। यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया था और वहां पर सिर्फ इस तरह की स्किल डेवलप की गई थी जहां से एजुकेशन, लोगों को व्यावसायीकरण, जो शिक्षा नीति डेवलप की थी, जहां से लोग स्किल होकर इंडस्ट्री में आए। और उसके बाद आया इंफॉर्मेशन एरा, जो कि ग्लोबलाइजेशन के बाद आया, 2000 के बाद आया 2014 तक, और 2014 से अभी जो चल रहा है वो एआई वाला चल रहा है, और इससे भी एडवांस लेवल वाला है, जहां पर जितना शैलो वर्क है वो रिप्लेस हो जाएगा मशीनरी से। तो हर एरा में हमने ग्रोथ की है अपने लेवल पे, और इसी एरा के बीच में हमने 4 जोन डेवलप किए हैं। So sorry, why are you laughing? Okay. हर एरा पे हमने ग्रोथ की है और हर जोन हमने इसके पर 4 जोन डेवलप किए हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय जोन, सेकंड इज सेल्फ एम्प्लॉय जोन, थर्ड इज बिजनेस एंड फोर्थ इज इन्वेस्टर। एम्प्लॉय जोन में आपने देखा है कि सिर्फ 9 to 6 वाले एम्प्लॉय रहते हैं जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जिनके लाइफ घर, रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित थी। उससे थोड़ा एडवांस लेवल पे ऐसी कम्युनिटी आई जिसने ये कहा कि मैं खुद कमाऊंगा और अपने नीचे 4 लोगों को भी खाना दूंगा, तो वो डेवलप सेल्फ एम्प्लॉय कहलाए, और ये कुछ बिजनेस माइंडेड थे। तो इन्होंने या कहना चाहिए वेल्थ क्रिएटिव पीपल थे, इन्होंने खुद अपनी स्किल से पैसा डेवलप किया और अपनी टीम को भी खिलाया, और वहां से फंडिंग शुरू की और यहाँ से स्केलिंग शुरू की।
Sorry. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Ranjana, Am I please audible? mute yourself. Am I audible, Bhumi? Yes, ma'am, you are audible. Okay. May I continue? May I Yes, ma'am. continue? Yes, Okay. ma'am. तो नेक्स्ट जो एरा आया उसमें बिजनेस, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे इनकी टेंडेंसी ये थी कि हमें वेल्थ क्रिएट करना है और अपने बिजनेस को स्केल करना है, और ये एक ग्रोथ माइंडसेट की साइन था उनमें। और ये फिर गए आगे चल करके बिजनेस लेवल पे, और यहाँ पर टास्क डेलीगेशन होना शुरू हो गया, टास्क डिवाइड होना, बहुत बड़े ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक सिस्टम क्रिएट हुआ, और वहां पर हर चीज डेलीगेशन इतना क्लियर था जिसकी वजह से अलग अलग कहना चाहिए कि अलग अलग सिस्टम क्रिएट हुए उस बिजनेस में। 4-5 हजार लोगों की टीम रहती थी और बिजनेस काफी बड़े लेवल पे हुआ। आगे आया इन्वेस्टर्स ग्रुप, जो कि जिनका बिजनेस बहुत हाई अच्छा चल गया और उन पे कैपिटल बहुत अच्छा आ गया, तो उन्होंने अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और फाइनली हम सबकी जो चाहत होती है वो इन्वेस्टर ग्रुप में आने की रहती है। तो वेल्थ क्रिएशन में, और ये जो इन्वेस्टर ग्रुप होता है यहाँ पे फिजिकली आपको नहीं रहना पड़ता, आपके लिए पैसा ही पैसे के लिए काम करता है, यहाँ पे इंसान काम नहीं करता। तो ये हमारे जो जोन था उसमें ये जो 4 ग्रुप्स थे ये डेवलप हुए। अब मैं आती हूँ साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ ग्रोथ पे। क्या चीज है? क्या आप ये समझते हो कि इनकम या इन्वेस्टमेंट हमें वेल्थ दे सकता है? बिल्कुल गलत। इनकम और इन्वेस्टमेंट हमें वेल्थ क्रिएट नहीं करता, हमारी सेविंग मेंटेलिटी वेल्थ क्रिएट करती है। मान लीजिए आपका जो पैसा है, आप दो नेबर्स हैं, दोनों की इनकम एक जैसी है, एक के 8% पे इसने इन्वेस्ट किया और एक ने 12% पे इन्वेस्ट किया एनुअली। और आप देखेंगे कि वैसे तो अगर हम एनालिटिकल या डाटाबेस पे देखें तो 12% का एनुअली ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि जो 8% वाला था उसने सेविंग पे ज्यादा फोकस किया, 12% ने स्टेटस शो ऑफ पे ज्यादा फोकस किया। उसने वही चीज है, ऐसा नहीं था कि वो उसने कहीं पर कमी की, वो भी सिगरेट पीता था, उसने भी घर बनाया, 8% वाले ने, उसने भी गाड़ी ली, उसने भी बंगले में रहा, वो भी रहा, और उसने भी वेकेशंस किए, उसने भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन फोकस था वैल्यू बेस्ड और क्वालिटी बेस्ड, फोकस उस पर था, सोल्यूशन पे था। लेकिन जो दूसरा 12% था वो क्रीमी लेयर वाले थे, उन्होंने अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन शुरू किया, ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड स्कूल, फैंसी वेकेशन, और इन चीजों पे फोकस किया क्योंकि सोशल स्टेटस मेंटेन करना था। तो वो 12% का जो एनुअल रिटर्न था वो भी उनके लिए कम पड़ गया, और लास्ट में वो डेट पे आ गए, और ये जो 8% वाला था इसने ग्रो कर लिया। तो पहली जो चीज आपको सीखनी है वो है कि सेविंग, आपकी सेविंग स्ट्रांग होनी चाहिए रेदर देन आपके इन्वेस्टमेंट और इनकम। ये मैटर नहीं करता, आपकी सेविंग मेंटेलिटी मैटर करती है। दूसरी चीज आती है सेविंग के बाद, दूसरी प्रायोरिटी अपनी आती है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना। पता है 1970 में से लेकर 2014 तक हम लोगों ने ग्रो किया, लेकिन जो क्रीमी लेयर थी, टॉप 1% क्रीमी लेयर, उसने 86.6% ग्रो किया, और जो 96% पीपल थे बॉटम लाइन के उन्होंने केवल 6.6% ग्रो किया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी एक्सपेक्टेशन। उसके चूंकि जो क्रीमी लेयर थे, टॉप 1 जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो फोकस थे सक्सेस ग्रोथ के लिए, फोकस थे अपने डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, फोकस थे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने जो गोल है उसको पाने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ सक्सेस को अचीव करना चाहा, वेल्थ को क्रिएट करना चाहा। लेकिन जो बॉटम वाले थे इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत थे, इनकम तो बढ़ी लेकिन एक्सपेक्टेशंस थे शो ऑफ के कि हम उनसे compete करें। हमारा रिलेटिव 12 लाख कमा रहा है, हम 7 लाख कमा रहे हैं, हमारे पास ये गाड़ी नहीं है तो हम भी गाड़ी लेंगे, और ये गाड़ी बंगला जो भी है सब ये कंपेयर करने लगे, एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ गई, इसलिए ये केवल 6.6 ग्रो कर पाए। तो दूसरी चीज है कि आपको अपनी एक्स की वैल्यू होती है वो आपकी नीड के प्रोपोर्शनल होती है, तो अपने एक्सपेक्टेशंस को आपको कम करनी पड़ेगी। अगर आपको
लाइफ में ज्यादा इंक्रीज करना है, आगे बढ़ना है तो। और इसके बाद आते हैं कि हमेशा हम लोग ना हर चीज के स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्टॉक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाए, तो कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का लास्ट एंड है या फाइनल एंड होता है, उसको उसे छोड़ दीजिए, अवॉइड करिए, इम्परफेक्ट स्ट्रैटेजी पे काम करिए। क्यों? इसका एग्जांपल देखिए कि जब हम स्टॉक पे लगाते हैं, एक होप रहता है कि ये कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, हम भी खुश होते हैं कि अरे वाह बहुत ग्रो कर रही है, और अचानक से डाउनफॉल आने लगता है और आप घबरा जाते हो और वापस अपने पैसे निकालने लगते हैं। यहीं पर गिव अप, यहीं पर आपको पेशेंट की जरूरत है, यहीं पर इम्परफेक्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो जो इम्परफेक्ट स्ट्रैटेजी वाले होते हैं ना, वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं कंपनी से, उससे क्या होता है, एंडोरेंस बढ़ता है, पेशेंट बढ़ता है, और उसके वजह से वो लॉन्ग टर्म पर काम करते हैं, लॉन्ग टर्म चीजों पर फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल पर काम कर ले जाते हैं, और लंबे समय तक उस कंपनी से जुड़े रहते हैं ड्यू टू इमोशनल बॉन्ड। तो इस तरह से जब आप सोचेंगे कि एक सार्थक काम के लिए हमारा पैसा लग रहा है, हमने अपनी कंपनी को ग्रो किया है, और इस तरह से एंडोरेंस भी बढ़ा, पेशेंट भी बढ़ा, और आप सक्सेसफुली उस पीरियड को भी क्रॉस कर गए, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो जाता है। तो इम्परफेक्ट स्ट्रैटेजी पर फॉलो करिए। हिस्ट्री को कभी भी मिसाल मत बनाइए। हम अक्सर क्या करते हैं कि पास्ट में ये हुआ था, ओवर थिंक भी इसी बेस पे करते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, मतलब फ्यूचर में भी यही होगा। इसीलिए हमने डाटा बना लेते हैं, वेल्थ क्रिएशन में भी, हम फाइनेंशियल ग्रोथ में भी हिस्ट्री को मिसाल बना करके हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज कि हिस्ट्री मिसाल बन ही नहीं सकती, हिस्ट्री किसी चेंज के कारण आती है, हिस्ट्री जो बनती है वो कोई एक चेंज के कारण आती है, तो हिस्ट्री मिसाल नहीं बनती। जब वो इंसिडेंट हुआ था तो उस समय उसके लिए भी कोई मिसाल नहीं था, वो इंसिडेंट अचानक हुआ था। तो हमें हिस्ट्री को एक एग्जाम्पल के तौर पे कभी नहीं रखना चाहिए, और जितने भी ये फाइनेंशियल फोरकास्टर होते हैं ना, ये कभी भी हिस्ट्री को एक मिसाल नहीं मानते। तो हमेशा याद रखिए, पास्ट से फ्यूचर को प्रेडिक्ट मत करिए। प्लान कभी भी सक्सेसफुल आपके नहीं होते हैं, चाहे वो वेल्थ के हो चाहे आपके लाइफ के हो। आप प्लान बनाते हो, बहुत अच्छे से बनाते हो, बहुत बड़ा प्लान बनाते हो, लेकिन क्यों नहीं सक्सेसफुल होते? उसकी वजह ये होती है कि पहले तो जो गोल सेट करते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, उसके बाद जब आप एंटर करते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो आप एक स्ट्रगल पॉइंट पे आते हो, क्योंकि वहां एक्शन और हैबिट काम करने लगती है और आपका ब्रेन तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता उस नई चेंज को, तो वहां पे आप स्ट्रगल फेस करते हो, और यहाँ पे 2-3 महीनों में ही आप गिव अप करने की कोशिश करते हो, और उसके बाद भी अगर आप लगे रहे तो आपके कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में एंटर करते ही पूरी नीतियां बदलने लगती हैं। तो जब भी प्लान बनाइए, स्टेप 1 से बनाइए, मतलब केवल 2 या 4 स्टेप बनाइए, और उसको अपने आप ग्रो होने दीजिए सिचुएशन के मुताबिक। यानी कि सबसे पहले अगर आपको फोकस करना है तो 1 लाख पे अर्न करने पे फोकस मत करिए, 1,000 को पहले अर्न करिए, उसके बेस पर आप नीतियां बनाइए, और उसके बेस पर आगे का प्लान बनाइए। तो बड़ा प्लान पर फोकस मत करिए कभी भी। और हमेशा आपको एम बनाना है सेविंग का, दूसरा एम बनाना है जितने ज्यादा आप इनकम सोर्सेस को डेवलप कर सको, तो ये आपको ग्रोथ देंगे वेल्थ क्रिएशन में। सेकेंड चीज, प्रोग्रेस हमेशा धीरे धीरे ही दिखाई देती है, धीरे धीरे ही होती है, लेकिन सेटबैक आपको बहुत तेजी से दिखाई देगा। प्रोग्रेस धीरे धीरे होगी लेकिन कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है। तो आपको, और सेटबैक डिस्ट्रैक्शंस बहुत तेजी से लाता है, और जिसके कारण कॉन्फिडेंस लो होता है। तो हमेशा जब आप सेटबैक पे हो तो अपनी प्रोग्रेस पे भी फोकस करो, और कहाँ पर मैंने प्रोग्रेस की और कहाँ सेटबैक आया, तो कहाँ पर ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये हमें क्या सिखा रहा है और उससे क्या सीखना है एज ए लर्नर, ये इस चीज पे फोकस करना चाहिए अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है। तो लाइफ में हमेशा वाई, फिक्शन, स्टोरीज, अफर्मेशन को जरूर स्थान दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह का माइंडसेट आप कॉन्शियस सक्सेस के जब न्यूरो पाते हैं, तो उसकी वजह से आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, माइंडसेट चेंज होगा, उसकी वजह से आपकी
आपकी हैबिट, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपके एक्शन चेंज हो जाएंगे, और इस वजह से आपका पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो हमेशा सक्सेस को पहले दिमाग में फील करिए। जब आपके थिंकिंग, आपके फीलिंग, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका बिलीफ सिस्टम एक अलाइन हो जाएगा ना, तो आपकी डिजायर को कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। हेनरी फोर्ड का आपने जरूर एग्जाम्पल सुना होगा कि उन्होंने सबसे पहले एक मोटर बाइक बनाई जिसमें कि 8 इंजन लगाने थे। हर इंजीनियर ने मना कर दिया, 6 6 महीने सबने काम किया, सबने मना किया, सब फेल हो गए, लेकिन हेनरी फोर्ड डटे रहे। उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें इम्प्रूवमेंट करो, और ये लास्ट 2 साल के अंदर वो चीज इतनी अच्छी तरह से डेवलप हुई, इतनी यूनिक क्वालिटी के साथ डेवलप हुई कि आज भी फोर्ड कार ब्रांड बनी हुई है। उसकी वजह क्या है? हेनरी फोर्ड के कहानी से हम 3 चीजें सीख सकते हैं। पहली चीज, आपके डिजायर में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए, और प्रोसेस में कहाँ कहाँ फॉल्ट आ रहे हैं, क्या लूप होल है, उन पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। वहां शर्मिंदगी या लिमिटिंग बिलीफ या डोमिनेटिंग लिमिटिंग बिलीफ में अपने आप को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हर एवरेज पीपल अपने आप को इसी चीज से मेजर करता है, और इसीलिए वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। तो उन्होंने सक्सेस को फील किया था और उस प्रोसेस पर फोकस किया था, अपने ब्रेन को मैग्नेटाइज किया था, और उसकी वजह से वो ऐसे ऐसे फोर्स और सोर्स को अट्रैक्ट करने लगे थे कि जहां से वो सक्सेस मिलनी श्योर हो गए थे। इसे ही हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इस और यही अफर्मेशन का काम होता है कि अपने आप में सेल्फ बिलीव करना, जो हेनरी फोर्ड ने हमें सिखाया। इसके बाद इसके बाद मैं आ रही हूँ कि आपको कभी भी अपने प्लान को सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। आपका एक मास्टर ग्रुप होना चाहिए, जिसमें वही लोग हो जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, जो आपको ग्रो कर रहे हैं, आप उन्हें ग्रो कर रहे हो इक्वली। क्योंकि हर किसी के सामने आप अगर अपने पर्पस को डिस्क्लोज करोगे, अपने वेल्थ क्रिएशन के पर्पस को, तो या तो वो समझेंगे नहीं, हर कोई आपसे आपकी फ्रिक्वेंसी लेवल का है नहीं, एनर्जी लेवल का है नहीं, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, तो वो या तो आपको डिक्लाइन करेंगे या आपको लो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अपने मास्टर ग्रुप में ही ये चीजें डिस्क्लोज करो। हाँ, इंफॉर्मेशन और उनके टैक्टिक्स क्या हैं उसको उसके बारे में जरूर अपना फोकस रखो, लेकिन अपने पर्पस को बिना डिस्क्लोज किए हुए। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, क्या क्या स्ट्रैटेजी है, उस पर एक कीन ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है और वेल्थ क्रिएट करना है। और बहुत सारी चीजों पे फोकस मत करो। 100 आपने एक साल में 100 या 10 15 आपने प्रायोरिटी सेट करी, और आप हर प्रायोरिटी को 2 2 महीने दे रहे हैं, तो आप कहीं नहीं रह जाओगे। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? एक चीज पे फोकस किया। उसने क्रिकेट पे फोकस किया, उस क्रिकेट से उसके पास पैसा आया, धन आया, बंगला आया, गाड़ी आया, सब कुछ जो चीजें उसको चाहिए थी लाइफ में वो सब आए। तो एक चीज पे इंटेंस फोकस करो, आप लाइफ में वो सब कुछ पाओगे। और आपके पास एक प्रूव्ड बिजनेस फनल होना चाहिए। जब आप ऐड करते हो किसी भी बिजनेस का, तो उसके पहले एक प्रूव्ड बिजनेस फनल होना चाहिए, एक प्रूव्ड रोड मैप आपके पास बिजनेस का होना चाहिए, जिसपे आप इजीली जा सको और जिसे कन्वर्ट कर सको। तो कन्वर्जन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, तब आपका एड सक्सेसफुल होगा उस बिजनेस से रिलेटेड या वेल्थ क्रिएट से रिलेटेड। आपके पास वेल्थ क्रिएशन का एक ऐसा मॉडल होना चाहिए, बहुत सिंपल हो और फास्ट रेवेन्यू क्रिएट करे, और सबसे बड़ी चीज है कि कन्वर्जन के लिए प्रूव करे खुद को। हमेशा जब आप 1 लाख की अर्निंग सोच रहे हो, तो पहले 1,000 की अर्निंग कैसे हो इसके बारे में सोचो, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को कंसिस्टेंटली चेंज करो, क्योंकि हर दिन प्लान चेंज हो रहे हैं। अब है, मैं इसके बाद बताने वाली हूँ हाउ टू विनर इन न्यू इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में ना केवल 3 ग्रुप सरवाइव कर पाएंगे। पहला ग्रुप है जिनके पास कैपिटल है, दूसरा ग्रुप जो अपनी स्किल में मास्टर है, तीसरा ग्रुप जो एआई या रोबोटिक्स या मशीनरी में मास्टर है। तो पहला ग्रुप कैपिटलिस्ट तो मैं हूं नहीं, एआई में भी मास्टर नहीं हूं, लेकिन तीसरे ग्रुप के बारे में आपको जरूर बताऊंगी कि आप अपने फील्ड में मास्टर कैसे हो सकते हो और अपने लेवल पे टॉप लेवल पे कैसे पहुंच सकते हो। उस पर यह है कि आपको 2 कोर एबिलिटी होनी चाहिए। पहली कोर एबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको हार्ड स्किल में मास्टर होना पड़ेगा।
दूसरी एबिलिटी आपको इलीट लेवल का आपको वर्क देना पड़ेगा, और स्पीड वाइज और क्वालिटी वाइज। कैसे दोगे? हार्ड स्किल पे आप कैसे मास्टर हो सकते हो? तो हार्ड स्किल पे मास्टर होने के लिए आपको सबसे पहले तो उन ग्रुप के साथ जुड़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, जो कि उस कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ। आपको ये सोचना है, आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं सीखना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो हर कोई करेगा। आपको उस समय ये सीखना है, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि इसमें हम और कौन सी स्किल को इंटरलॉक करें जो 80% ऑडियंस के, 80% हमारे जो निश के लोग हैं, हमारे हमसे रिलेटेड लोग हैं, 80% ऑडियंस के काम आए वो स्किल। तो ऐसी स्किल को हम इस मेन स्किल में कैसे इंटरलॉक कर सकते हैं जो उनकी जिंदगी को आसान बनाए, क्योंकि हर आदमी इस अपनी लाइफ में एक कंफर्ट चाहता है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि वो कितना वैल्यू दे सकता है आपका सॉफ्टवेयर या आपकी मशीनरी या आपकी स्किल। तो पहली चीज तो ये है कि आपको ग्रुप के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है आपको इंटरलॉकिंग सीखनी पड़ेगी कि आप अपनी स्किल से दूसरी स्किल्स को कैसे इंटरलॉक करके वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट दे सकते हो। इसके बाद आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेलिब्रेट इफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आप ये प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस का एक ही तरीका है कि आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके बिलीफ सिस्टम अलाइन होना चाहिए, एक लेवल पे होना चाहिए। अगर थिंकिंग, हाँ मैं काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से डर रहे हो, तो वहां काम कभी अच्छा नहीं होगा। आप काम अच्छा कर रहे हो लेकिन पीछे से बिलीफ सिस्टम आ गया, अरे तुम क्या कर पाओगे, ऐसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस गिरा दिया, तो वहां पर भी आप फेल हो जाओगे। तो कभी भी अगर डेलिब्रेटिव प्रैक्टिस करनी है और 100% एफर्ट के साथ करनी है, तो आपकी थिंकिंग, फीलिंग, थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम अलाइन होनी चाहिए। तभी आप फोकस हो पाओगे, लेजर फोकस अटेंशन क्रिएट कर पाओगे, और जो रिजल्ट वहां से निकलेगा ना, वो यूनिक रिजल्ट रहेगा जिससे कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब मैं आ रही हूँ कि आप इलीट लेवल को कैसे क्रिएट करोगे। इलीट लेवल को क्रिएट करने के लिए आपको इंटेंस कंसंट्रेशन डेवलप करना पड़ेगा। आप अगर स्ट्रेट ए स्टूडेंट हैं या बनना चाहते हैं स्ट्रेट ए स्टूडेंट, तो आप एक फॉर्मूला को याद कर लीजिए, टाइम स्पेंड मल्टीप्लाई इंटेंस अटेंशन इज इक्वल टू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। जितना भी आपको टाइम दिया है उसमें डेप्थ में फोकस होके इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ उस पर काम करो, तो जो रिजल्ट आता है ना, वो इतना बारीक, इतना ग्रेन्युलर रहता है कि उसके बारीकियां या लूप होल सिर्फ आपको पता रहते हैं, और आप उसको फिल कर सकते हो। उससे कोई कॉपी नहीं कर सकते, उससे कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इलीट लेवल का वर्क आपकी क्वालिटी और आपकी स्पीड दोनों बढ़ा देता है इस तरह से। अब अब आपको आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्क स्ट्रैटेजी आपको कैसे क्रिएट करनी है। दो तरह की वर्क स्ट्रैटेजी होती है, या तो आप डिस्ट्रक्टिव वे में काम करोगे, डिस्ट्रक्टिव वे या नॉन डिस्ट्रक्टिव वे। तो बिजनेस में अक्सर देखा गया है कि उनमें ईमेल्स आना और क्लाइंट से बात करना, ये उनके लिए वैल्यू क्रिएट करता है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव में ही आप ज्यादा वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट या सोल्यूशन दे सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं रहता। आपका फोकस होना चाहिए कि हमारे काम की वैल्यू निकले, हम एक वैल्यू बेस्ड सोल्यूशन को दे पाए। आपका चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि बिजनेस में तो हर चीज डिस्ट्रक्टिव में ही फ्रूटफुल होती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव जो एनवायरनमेंट है, स्टूडेंट, प्रोफेसर, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ये टाइम की बैचिंग करते हैं। और टाइम की बैचिंग के कारण क्या होता है, इनका टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे से हो जाता है। तो टाइम बैचिंग करना आपको सीखना पड़ेगा कि आपका टाइम बैचिंग से आप एक साल में या एक पीरियड में कई चीजों को कवर कर सकते हैं। ये अभी काफी लंबा हो जाएगा ये सेमिनार, इसलिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ। अब मैं आ रही हूँ कि कंटिन्यू करो। ओके, अब मैं आ रही हूँ कि केवल 6% लोग क्या डिफरेंट करते हैं। तो 6% लोग जो करते हैं वो हम 100 चीजों पे प्रायोरिटी नहीं देते, केवल एक चीज पे प्रायोरिटी देते हैं। दूसरी चीज, वो अपने ब्रेन पैटर्न को ब्रेक कर
माहिर होते हैं। उस ब्रेन पैटर्न को वो ब्रेक जहाँ पर चेंज आया वो एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्टेबल उनकी मेंटेलिटी होती है, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। तो दो चीजें हमेशा याद रखिए अगर आपको डिफरेंट वे में काम करना है। पहली चीज, आपको 100 चीजों में नहीं, एक चीज पे फोकस करिए। दूसरी चीज, अपने ब्रेन पैटर्न को ब्रेक करने की आदत डाल दीजिए नए चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। आपका ब्रेन बहुत आलसी है, वो इजीली कोई भी हैबिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ब्रेन को प्रैक्टिस, ब्रेन को ट्रेन करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आ, आ, आपको उस पर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जाए। उससे क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें माइलिन शीथ की कवरिंग बढ़ती जाती है, उस पार्ट के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। जब उस पार्ट के न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं तो वहां पर आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाता है किसी भी न्यू चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमेशा अपने ब्रेन को नए चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ट्रेंड करिए। यही सक्सेसफुल जो 6% लोग होते हैं वो डिफरेंट करते हैं। तो ये वो न्यूरो कनेक्शन था जिसके कारण हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से एक क्या कहें उसको, इफेक्टिव वर्क, मतलब डेलिब्रेट प्रैक्टिस आप कैसे करते हो और उसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये मैंने आपको बताया न्यूरो कनेक्शंस के थ्रू। और 6% से आपने क्या डिफरेंट चीजें करनी है वो भी मैंने आज आपको बताई है। और हमेशा एक एब्रीवेशन याद रखिए, कैच। कैच मतलब कोलैब। आपका दिल और दिमाग एक जैसा होना चाहिए, वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है। ए मतलब अपीयरेंस, मतलब आपकी स्किल कौन सी है और उसमें कितनी अच्छी तरह से आप काम कर सकते हो, इस पर फोकस करना है। टी मतलब टैक्टिक। टैक्टिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है। स्टैटिक, आपको टैक्टिक से स्टैटिकली जाना है और जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन साइड जाना है और कम इंफॉर्मेशन में सही आपको डिसीजन लेने की पावर आनी चाहिए। और एसटी मतलब कंपनी ग्रोथ। कंपनी की ग्रोथ करोगे तो आपकी सारी ग्रोथ हो जाएगी। डिजायर और हर थॉट जो है वो आपका एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपनी ग्रोथ पे आपको फोकस करना। और एच मतलब आपको डिजायर पे, अपने थॉट को एक्शन पे और अपनी सराउंडिंग पे फोकस करना है कि कहाँ से क्या लोगों के फीडबैक आ रहे हैं और उन्हें कैसे काम करना है। तो इस तरह से जब आप CAT CH पे फोकस करते हैं तो वहां से आपकी वेल्थ क्रिएशन, वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट और वैल्यू बेस्ड सोल्यूशन की पावर बढ़ जाती है। और यही वो टेक्निक्स थी जो आज मैंने आपसे शेयर की। और बस आज के लिए इतना ही, और इससे मैं यही कंक्लूड कर रही हूँ। सेहत, जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your valuable knowledge. थैंक यू। और ठीक था ध्रुवी है? Yes, ma'am. ओके। Anyone who wants to ask questions? Ma'am, no, do you think that stock market is a like game changer of the economic society? सॉरी, सॉरी ध्रुवी, Amit, can you what ask is saying? again? Ma'am, no, do you think that stock market is the game changer of our no, society, like for the currency and all? Yes, stock market, mutual fund. Yes, they will be, they will become a game changer. But if you should focus on a foundation of wealth creation, because changes are coming in every part, every second. Na? So first you should focus on fundamentals of wealth creation and accept changes. And not only stock market, so many assets are available. So many assets are available. So yes, they will become a game changer. So many assets like precious metal and real estate and stock market, mutual fund. Yes, you should focus on them. Any more Thank you, ma'am. questions? Okay. बट नॉलेज इज वेरी, मतलब आपको पहले उस चीज के बारे में डीप
नॉलेज लेना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। किसी भी चीज में सुपरफिशियली शैलो वर्क मत करना, otherwise you will become failure. Okay, so focus on your knowledge and go in depth and then invest in the stock market. Any more questions? Okay, ma'am. Thank you so much for to give your precious time to us. Okay, ध्रुवी, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मेरे को? Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू ध्रुवी, और Thank you, मुझे ये ma'am. चांस देने के लिए। अगर अच्छा है तो फिर से मुझे देना चांस। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू ध्रुवी, थैंक यू। Thank